हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को हमारे चैनल टीच एंड टेस्ट में खुशामदीद। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल टीच एंड टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो अकाउंटिंग की सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की हम अपलोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी, काइंडली वो भी देख लें। और आज की जो वीडियो है उसका पहला एमसीक्यू है, डैश विल बी क्रेडिटेड इफ़ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। जब भी आप बिज़नेस से चीज़ें चैरिटी के लिए देंगे तो परचेजेस को आपने क्रेडिट करना है। अब देखें, आप जब परचेज़ करते हैं किसी से चीज़ें तो आप परचेजेस को डेबिट करते हैं। क्या आपके पास परचेजेस आ रही हैं, आपने परचेज़ कर ली है। अब जब आप चैरिटी देंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो परचेज़ की थी चीज़ें वो आप चैरिटी को दे रहे हैं, तो परचेजेस को आपने क्रेडिट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कौन सा कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। तो लेजर अकाउंट जो हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर लेजर आपके पास नहीं होगा तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस होता क्या क्या है जी? ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है कि आपने जो लेजर अकाउंट में एंट्रीज़ की हैं वो सारी की सारी ठीक हैं या नहीं ठीक। जो आपका लेजर का बैलेंस है वो आपका ठीक है या नहीं ठीक, इसलिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ़ डेबिट बैलेंस इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस देन द अकाउंट बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस। अगर एक साइड डेबिट साइड एक है, डेबिट साइड एक है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे है 1000, क्रेडिट साइड पे है 500, तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड आपकी बड़ी है। आपने बैलेंस यहाँ पे क्या लिखना है? 500। ये 500 आपका कौन सा बैलेंस है? ये आपका डेबिट बैलेंस है। 500 आपका डेबिट बैलेंस है। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है जी कैपिटल अकाउंट का? तो नॉर्मल बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है? क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस और इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट इज़ डेबिट बैलेंस। जैसे पीछे मैंने आपको वर्किंग करके भी बताई थी, इस तरह जो एसेट का नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया है कि लाइबिलिटी का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था, पीछे जो वर्किंग की थी उसमें हमने देखा था कि एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये देख लें डेबिट बैलेंस ही है। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट? तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर रेफर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों नॉमिनल अकाउंट है। जी हाँ, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट हैं। द रियल अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। द रियल अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ये रियल अकाउंट हैं। बिल्डिंग अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज डैश अकाउंट। बिल्डिंग जो है उसे कौन से अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है? तो उसे रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है। बिल्डिंग इज़ अ रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट।
डैश हेल्प बिजनेस टू क्लासीफाई ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो लेजर एक ऐसा अकाउंट है जो हेल्प करता है कि क्लासीफाई करो अपनी ट्रांजैक्शन को उनकी नेचर के तहत। अब कैसे? अब ये देखें, परचेजेस टू एम। अब ये दो अकाउंट यहाँ पे, एक डेबिट हुआ है और एक क्रेडिट हुआ है। जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस का अलहदा आपने लेजर अकाउंट बनाना है और एम का आपने अलहदा लेजर अकाउंट बनाना है। तो ये क्लासीफाई हो गए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के परचेजेस क्या हैं और जो माजिद है उसने हमें कितने पैसे देने हैं, जो उसने हमें कितने पैसे दे दिए हैं। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। अब ऐसे भी हो सकता है लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस ऑनर इक्विटी। अब ये भी हो सकता है ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तीनों चीज़ों में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर उसने दिया हुआ है लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू, तो लाइबिलिटी किसके बराबर होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी एसेट माइनस ऑनर इक्विटी के बराबर होती है। अगर आप उसने आपको दिया हुआ है एसेट किसके बराबर है, तो एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। और ऑनर इक्विटी किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट इफ लाइबिलिटी $5,000, कैपिटल $10,000। तो आपने क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एसेट। अब मैंने बताया आपको कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब कितनी है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है 5,000 रुपये की। और कैपिटल कितना है? कैपिटल है 1,000 रुपये का। तो आपके पास एसेट 6,000 रुपये के आ जाएंगे। एसेट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6,000 रुपये की। कैपिटल इंक्रीज इफ़ डैश इंक्रीज। कैपिटल किस वजह से इंक्रीज़ होता है? कैपिटल इस वजह से इंक्रीज़ होता है कि जब रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। जब रेवेन्यू आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज इफ़ रेवेन्यू इंक्रीज। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस डिक्रीज इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन ड्राइंग। जब भी ऑनर बिजनेस से पैसे या चीज़ें निकालता है तो इसका मतलब है उसके कैपिटल में रिडक्शन हो जाती है, उसका कैपिटल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपये का, वो ड्राइंग कर लेगा 1,000 रुपये की, तो उसका कैपिटल 4,000 रुपये बच जाएगा। तो इसका मतलब है कैपिटल ऑफ बिजनेस डिक्रीज। कैपिटल ऑफ बिजनेस किस वजह से डिक्रीज होता है? अगर देयर इज़ एन इंक्रीज, अगर उसने ड्राइंग ज़्यादा कर ली हैं तो इसका कैपिटल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब ये कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस? तो हम कर लेते हैं सेल इज इक्वल टू 1,000, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 200, तो आपके पास नेट इनकम इज इक्वल टू 800। ये आपके पास नेट इनकम आ गई। नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज एसेट। अब ये कैसे होता है कि आपके पास जो बिल रिसीवेबल हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? आपके एसेट होते हैं।
बिल रिसीवेबल आपने कलेक्ट करने होते हैं। जब आपने इस बिल रिसीवेबल की अमाउंट कलेक्ट कर ली तो आपके पास कैश आ जाएगी और बिल रिसीवेबल आपके पास से चले जाएंगे। इसका मतलब है कैश आई तो आपका कैश का अकाउंट इंक्रीज़ हुआ और बिल रिसीवेबल चले गए तो आपका बिल रिसीवेबल का अकाउंट डिक्रीज़ हो गया। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द एसेट। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस विल डिक्रीज द एसेट। अब ये समझ लें कि ये कैसे होगा। आपके पास कैश है आपके पास 1000 रुपये की, आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए 500 रुपये के, तो आपके पास अब कैश कितनी बच गई, अब आपके पास 500 रुपया कैश बच गई। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए तो आपका जो कैश के अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये पूछ रहा है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द एसेट, कि एसेट ये कैश जो आपके पास है ये आपका एसेट है। जब आपने एक्सपेंसेस पे किए तो ऑटोमेटिकली आपका जो एसेट है कैश वो डिक्रीज़ हो गई। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डिक्रीज द एसेट। Which of the following is the partial implementation of the accounting equation? के partial implementation of accounting equation, तो statement of financial position एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो अकाउंटिंग की इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, उसकी पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होती है किसमें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस विल इंक्रीज एसेट एंड इक्विटी। अब कैसे, अब उसने 5000 रुपये का फ्रेश कैपिटल इंक्रीज़ करवाए तो ये कैश की सूरत में ही करवाएगा ना, तो आपका जो कैश है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो आपकी इक्विटी है ऑनर इक्विटी वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्रेश कैपिटल से आपका एक तो एसेट इंक्रीज़ होगा और एक आपकी जो इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।